दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इस अध्याय में आप जानेंगे किसी अपराध के जांच में पुलिस, सरकारी वकील और न्यायाधीश यानी जज की क्या भूमिका होती है, निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है और इससे नागरिकों को क्या लाभ होता है, और अंत में इस अध्याय में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली और उसके अर्थ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र का अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। दोस्तों जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को अपराध करते देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन में या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं, और संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? और क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह से चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। दोस्तों ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। वो सोचती हैं कि मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, कहाँ गया। उनके हस्बैंड कहते हैं कि जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। तो उनकी पत्नी श्रीमती शिंदे बोलती हैं कि मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा समय लगाती है। शांति हेमा ब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। वो पूछती हैं कि शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो सोने का हार, अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। शांति जो काम वाली बाई है वो बोलती है नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। शांति बोलती है कि साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं, हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम मैं बेगुनाह हूं, वो बोलती है। मिस्टर शिंदे जो हैं थाने में पहुंच जाते हैं। थानेदार से कहते हैं कि मैं एफआईआर लिखाने आया हूं, मेरे घर में चोरी हुई है, घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के घर आते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफों को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। वो शांति बोलती है कि मेहरबानी करके मुझे थाने में मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। और शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। सब इंस्पेक्टर बोलता है कि उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन मैं वकील की फ़ीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है।
उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह इस गिरोह से घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी हैं। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। देखिए, अदालत ने 1 महीने बाद शांति की ज़मानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका ज़मानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजन ज़मानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है और वह डरी हुई है कि मुकदमे का नतीजा क्या निकलेगा। वो सोचती है कि मेरा क्या होगा, मैंने तो गलत नहीं किया है, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह कभी हमें वापस मिलेगा? अब देखिए, 14 सितंबर 2006 की घटना है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं और संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39 में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते हैं। देखिए, अधिवक्ता जो कमला राय हैं वो शांति से आकर मिलती हैं। वो ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। तो उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन हम दोनों की बचत का पैसा है, शांति का भाई सुशील बोलता है। 11 दिसंबर 2006 की घटना देखिए। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले वह उसके पास पाए गए। शांति बोलती है कि मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। 8 मार्च 2007 की बात देखिए। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और श्रीमती और श्री शिंदे का मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था। श्रीमती शिंदे बोलती हैं शांति ने उसे चुराया है और शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर था। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा था? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल से जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई है। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही हैं। 20 अप्रैल 2007 की बात देखिए। अधिवक्ता राय के बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। उन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय ये साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति के कमाई की रकम भी हो सकती है। 14 मई 2007 की घटना देखिए। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्लों में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं। वो पूछती हैं, इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? तो इंस्पेक्टर बोलते हैं, जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों में अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया है। और 15 जुलाई 2007 की घटना देखिए। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने ये दलील देती हैं
कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति, आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे, उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति को जेल जाना पड़ा। दोस्तों, इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। और इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। अब आइए उनकी भूमिकाओं को और भी व्यापक रूप से देखते हैं। अपराध की जांच करने में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पुलिस की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जाँच करना। जाँच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, और इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में चार्जशीट या आरोप पत्र दाखिल कर देती है। और शुरुआत में ही कहा गया है कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये काम न्यायाधीश को तय करना होता है। दोस्तों, कानून के शासन के बारे में भी आपने पढ़ा है। विधि का शासन, इसका सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है और लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करती है। कानून के मुताबिक यानी जो हमारा संविधान कहता है, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, जो सभी मानवों को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश या गाइडलाइंस तय किए हुए हैं, और इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है, और किसी छोटे से अपराध के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई हैं। इन नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से जो कुछ दिशा निर्देश हैं वे इस प्रकार हैं कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी और पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए, और गिरफ्तारी के साथ अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उनके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, और अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। दोस्तों, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। और जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत के जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। दोस्तों, अब आइए शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं कि जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, तब उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या आपको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डी.के. बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ? तो बिल्कुल इसे डी.के. बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ। और क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए थे? ये नहीं किए थे। और पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए? तो उसे मिस्टर शिंदे और श्रीमती शिंदे से भी पूछताछ करनी चाहिए और थोड़ी और अधिक जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए थी। दोस्तों, थोड़ी अलग स्थिति देखते हैं कि मान लीजिए शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह
शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फ़ौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जो काम वाले गरीब मजदूर लोग हैं, उनकी एफआईआर जल्दी नहीं लिखी जाती है और उनकी बातों पर विश्वास भी नहीं किया जाता है। जैसे बड़े लोग या संपन्न या रसूखदार लोग हैं, उनकी बात पुलिस जल्दी सुनती है। अब आइए जानते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी, जिसको कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं, उसके बारे में। दोस्तों, पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है और कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर तारीख की वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है और उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है और एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फार्म होता है और इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। पुलिस की भूमिका के बाद आइए जानते हैं कि आपराधिक मामलों में जो आपराधिक न्याय प्रणाली है या प्रक्रिया है, उसमें सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है और इसका मतलब ये है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसलिए मुकदमे में राज्य यानी दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार व अन्य का नाम दिया गया था और इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जा सकता है। दोस्तों, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, यानी सरकार का पक्ष, और सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है और न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैसे पूछा जाता है। तो अब आप बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ। तो श्रीमती शिंदे बताती हैं कि मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी, वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति का यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। तो देखिए किस तरह से सरकारी वकील की भूमिका होती है। अब आइए जानते हैं पुलिस और सरकारी वकील के बाद न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, न्यायाधीश की हैसियत वह होती है जो खेलों में अंपायर या निर्णायक की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं, और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं और वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, और एक साथ जेल और जुर्माना दोनों की सजा दे सकते हैं। अब आइए जानते हैं निष्पक्ष सुनवाई या फेयर ट्रायल क्या होता है। दोस्तों, आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता, और अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। तो ये सब कुछ परिस्थितियां हैं। दोस्तों, अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई या फेयर ट्रायल नहीं कहा जा सकता था।
इसकी वजह क्या है? दोस्तों, निष्पक्ष सुनवाई के लिए कुछ बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए और उनका पालन जरूरी होता है। संविधान का अनुच्छेद 21, इसमें जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है और इसका सीधा अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। और निष्पक्ष सुनवाई या फेयर ट्रायल में ये सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आइए हम चित्रकथा पट्ट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तथ्यों पर ध्यान दें। यहाँ पर देखिए, हाँ, जो है वो कहती है, सुशील का भाई कहता है कि सुशील, उसका भाई शांति का, कि ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं, मेरे मालिकों ने हार चुलाने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। ये शांति बोल रही है वकील साहिबा से। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता था कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया है, लेकिन हम दोनों ने यह पैसा बचत करके कमाया है। तो मूलभूत तत्व क्या हैं? पहली बात कि शांति को आरोप पत्र और उनमें साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया था। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया और अधिवक्ता राय को शांति की ओर से पेश करने का अधिकार भी दिया गया। दोस्तों, हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया और अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है और इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर सका। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश के अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। चूँकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्हें शांति को आज़ाद कर दिया और शांति को न्याय इसलिए मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। और कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है और अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस अध्याय में, अध्याय 6 में हमने देखा हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की क्या भूमिकाएं होती हैं उनके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। और अब आइए देखते हैं इस अध्याय में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में शब्द संकलन खंड के अंतर्गत। आरोपी। आरोपी तो ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो। संज्ञेय तो संज्ञेय अपराध वह है जिसके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। जिरह तो जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। हिरासत या डिटेंशन तो पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से कब्जे में रखना हिरासत कहा जाता है। निष्पक्ष, इसका मतलब ये है कि स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना और अगर किसी भी एक पक्ष का समर्थन न करना उसे निष्पक्ष कहा जाता है। किसी अपराध का आरोप लगाना तो जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। और गवाह, दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा सुना या जाना है तो उसे गवाह कहा जाता है।
तो ये था दोस्तों एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र कक्षा 8 का अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। और मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय आसानी से समझ में आ गया होगा और इसमें जो शब्दावलियाँ आई हैं उनका अर्थ भी आपने समझ लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।